Hello and welcome to this July 21 Auditing and Assurance Intermediate Paper Review. I have created a suggested for all of you. जुलाई 21 के ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस के सजेस्टेड्स मैंने तैयार कर दिए हैं और मैं आपके साथ इस पेपर को डिस्कस कर रहा हूं। ओवरऑल अगर मैं पेपर को डिफिकल्टी लेवल पर लेकर के जाऊं तो मैंने डिफिकल्टी लेवल पर इसको लिया है तो रफली 2 स्टार 5 स्टार में से अगर इसका स्केल देखा जाए तो इट इज 2 स्टार पेपर फॉर ऑल स्टूडेंट्स हु हैव लर्नड ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस कंसेप्चुअली। बट इफ आई टेक कि किसी ने मेमोरी ट्रिक्स, शॉर्ट ट्रिक्स, निमोनिक्स अगर उस तरीके से पढ़ाई की है तो आई एम अफ्रेड इस पेपर से ज्यादा टफ पेपर कोई और नहीं था। चाहे वो ट्रू एंड फॉल्स हो, चाहे वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हो, चाहे वो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस हो, चाहे वो केस स्टडीज हो, उन्होंने हमेशा की तरह मॉड्यूल से ही पूछा, मॉड्यूल का ही पूछा, मॉड्यूल से बाहर कुछ नहीं पूछा। तो जिन्होंने मॉड्यूल कवर किए थे, कंसेप्चुअली मॉड्यूल्स पढ़े थे, उनका तो पेपर बहुत अच्छा गया। जिनके नहीं थे, जिन्होंने इम्पोर्टेंट की बेसिस पर, किसी नोट्स की बेसिस पर, यूट्यूब के ट्रेंड्स की बेसिस पर, पुराने ट्रेंड्स की बेसिस पर अगर पढ़ाई की थी तो हमेशा की तरह पटिए हुलाट हो गए हैं, जिसे सेंट्रल इंडिया में कहा जाता है पटिए हुलाट होना। बिल्कुल, दैट्स फिनिश्ड। लेकिन जिन लोगों ने कंसेप्चुअली पढ़ा था उनके लिए इससे इजी पेपर कोई था ही नहीं। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन डिफिकल्टी लेवल पर 0 था। मिस स्टेटमेंट इन दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज ऑलवेज बिकॉज ऑफ फ्रॉड। इस बार उन्होंने ओनली हटाकर ऑलवेज लगा दिया, और आपको मालूम है कि ऑडिट में तो एब्सोल्यूट सेंस में कुछ होता ही नहीं है, फ्रॉड के कारण भी होते हैं, एरर के कारण भी होते हैं, इसलिए इनकरेक्ट है। इसलिए मैंने उसको डिफिकल्टी लेवल 0 दिया है, क्योंकि ये तो कोई डिफिकल्ट प्रॉब्लम नहीं था भाई साहब। अगर आपको इसमें भी कुछ डिफिकल्ट लगता है तो आई एम टेरिबली सॉरी, यहाँ तो डिफिकल्ट लगने वाली कोई बात ही नहीं थी। फर्स्ट ऑडिटर ऑफ मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी विल बी अपॉइंटेड इन एनुअल जनरल मीटिंग। जब पढ़ा था तभी देखा था कि मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी लाइन बाय लाइन, साइड बाय साइड चलती कंपनीज एक्ट के हिसाब से। जब कंपनीज एक्ट के अंदर फर्स्ट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट बोर्ड करते हैं, तो यहाँ भी तो बोर्ड ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी ही करेगा। 0 लेवल पर था ये भी। Assertion refers to representation by the auditor to consider the different type of potential misstatement. नहीं सर, assertion refers to the representation by management होता है, auditor थोड़ी होता है। अब अगर आपने assertion की definition सही से पढ़ी थी, मेरी कॉपी में लिखी हुई थी, तो बात अलग है। लेकिन कई लोग assertion की definition को पढ़कर ही नहीं जाते हैं, तो इसलिए मैंने इसको डिफिकल्टी लेवल 2 में डाल दिया। अगर चाहता तो मैं 0 में डाल सकता था। पॉइंटर है भैया, कॉपी के अंदर पॉइंटर बने हुए हैं। आपकी क्लास कॉपी जब तैयार की जाती है उसके अंदर पॉइंटर्स ही हैं। Here is a very thin difference between advocacy threat and intimidation threat. Sir, very thin नहीं, बहुत वास्ट डिफरेंस है एडवोकेसी थ्रेट और इंटिमिडेशन थ्रेट में। एडवोकेसी थ्रेट तो अपने क्लाइंट की एडवोकेसी करने को कहते हैं, अपने अपने किए हुए काम को बेचने को कहते हैं, दैट्स कॉल्ड एडवोकेसी थ्रेट। जबकि इंटिमिडेशन थ्रेट तो ये होती है कि अगर आपने क्वालिफाइड ओपिनियन दिया तो हम आपको हटा देंगे। दैट्स व्हाई इट इज इनकरेक्ट अगेन। 0 डिफिकल्टी लेवल था। Stratified sampling, the conclusion drawn on each stratum can be directly projected. कैसे हो सकता है सर? अलग अलग स्ट्रेटम में से आप सैंपल उठाओगे, फिर उनको अलग अलग सैंपल्स को चेक करोगे, चेक करने के बाद उन सबके रिजल्ट्स को आपस में मिलाओगे, फिर उनके रिजल्ट्स को मिलाकर प्रोजेक्ट करोगे।
इसलिए तो कहा जाता है कि डायरेक्टली प्रोजेक्ट नहीं हो सकता, पॉइंटेड इन क्लास कॉपी बताया हुआ है, जब पढ़ाया हुआ तो ऑडिट सैंपलिंग तभी। जनरल आईटी कंट्रोल का ऑब्जेक्टिव डेटा सेंटर नेटवर्क ऑपरेशन को इंश्योर करना होता है कि कॉन्फ़िगर ये वो सब हुए। बिल्कुल सही बात है, जनरल आईटी कंट्रोल तो होते ही इसीलिए है, करेक्ट था। डिफिकल्टी लेवल 3 इसलिए दिया क्योंकि लोग छठा चैप्टर छोड़कर भी जाते हैं, जबकि जनरल आईटी कंट्रोल तो सभी पढ़ते हैं, फिर भी छोड़कर जो जाते हैं जनरल आईटी कंट्रोल, सो इसके लिए मैंने डिफिकल्टी लेवल 3 डाल दिया। In context of related party, potential effect of inherent limitation on auditor's ability to detect misstatement is greater. बिल्कुल, आपने मेरे साथ inherent limitations पढ़ी थी। inherent limitation में पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, और चौथे के अंदर 3-4 पॉइंट दिए थे, उसमें से ये जी पॉइंट, और वही इनहेरेंट लिमिटेशन जो यहाँ 1 नंबर की आई है आगे भी आई है, यही वाला पॉइंट वापस आगे आया है एक क्वेश्चन के अंदर। मतलब अगर ये आता था तो वो भी आता है, और ये नहीं आता तो वो भी नहीं आता है। डिफिकल्टी लेवल 0 इसलिए डाला क्योंकि इनहेरेंट लिमिटेशन को वैसे ही 12 स्टारर क्वेश्चन करके मैं आपको बताता हूँ। लोकेशन ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज ऑलवेज विद इन बॉडी ऑफ द ऑडिटर्स। आजकल उन्होंने ओनली हटाकर ऑलवेज लिखना शुरू कर दिया, तो जब हमको मालूम है कि ओनली आ जाता है तो इनकरेक्ट होता है, तो ऑलवेज आएगा तो भी इनकरेक्ट होगा, क्योंकि 3 जगह आप जाकर के देखेंगे तो आपको 3 डिफरेंट प्लेसेस पर देना पड़ता है ऑडिटर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी। डिफिकल्टी लेवल 5 इसलिए बोला क्योंकि आखिरी के ऑडिट रिपोर्ट के चैप्टर में जब ड्राफ्टिंग ऑफ द ओपिनियन में पढ़ाता हूँ और मैं बताता हूँ कि बेटा ये इतने एलिमेंट्स होते हैं ऑडिटर्स रिपोर्ट के, और उन एलिमेंट्स में बताता हूँ कि ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी का एलिमेंट है, तो वो रिपोर्ट के एलिमेंट में भी आता है। और ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी के रिलेशन में और कहाँ कहाँ आता है, तो ऑडिट एंगेजमेंट लेटर में भी ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी जाती है। ऑडिट रिपोर्ट में ही 3 डिफरेंट जगह जाती है, जब कारो लगती है तो भी जाती है, इंटरनल कंट्रोल की रिपोर्ट लगती है तो भी जाती है। तो दैट इज ऑलवेज ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी एट 3 प्लेसेस, मेन ऑडिट रिपोर्ट, एनेक्सर टू द ऑडिट रिपोर्ट ए, एनेक्सर टू द ऑडिट रिपोर्ट बी, सब दूर जाती है। डॉक्यूमेंटेशन ऑफ ऑडिट प्लान सर्व करता है नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट ऑफ रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, क्या क्या डॉक्यूमेंट करना चाहिए। पीपीटी के नोट्स मैंने दिए थे बना करके, जब पढ़ाया था तब भी मैंने बताया था। चैप्टर 2 ऑडिट प्लान में डायरेक्ट क्वेश्चन। डिफिकल्टी लेवल 2 इसलिए दे दिया क्योंकि ऑडिट प्लान तो आदमी पूरा पढ़ लेता है, लेकिन आखिरी आखिरी में जब डॉक्यूमेंटेशन वाली बात होती है तो बोलता है अब इतना तो पढ़ लिया, अब ये क्या। इस बार जो ऑडिटिंग का पेपर आया वो कुछ इस तरीके का ही आया कि आपने सोचा कि ये तो छोड़ नहीं, इतना तो पढ़ लिया है, उसको भी मालूम है कि ये इतना पढ़ लिया है, इसने इतना ही छोड़ा है, तो वहां पूछ लेता है। डिफिकल्टी लेवल तो मैं कुछ नहीं कहूंगा इसका। CAB appointed as auditor of Divine Pharmacy, wholesale medicine supplier. While auditing 2021, CAB want to test check technique. लो जी, आपका चैप्टर 7 का क्वेश्चन नंबर 5 जो सॉल्व करके दिया है मॉड्यूल में, उसी को उन्होंने प्रैक्टिकल में पूछ लिया। व्हाट काइंड ऑफ प्रिकॉशन शुड बी टेकन बाय ऑडिटर व्हाइल अप्लाइंग द टेस्ट चेकिंग। सीधा क्वेश्चन। 2 नंबर का डिफिकल्टी लेवल इसलिए दिया क्योंकि ये टॉपिक पढ़ने से पहले आदमी कतराता है। कराया हुआ प्रॉब्लम है, क्लास में भी कराया हुआ है, मॉड्यूल के अंदर दिया हुआ, और मॉड्यूल के अंदर दिया है तो क्लास में तो हुआ ही था। ऐसा कभी हुआ ही नहीं कि मॉड्यूल के अंदर क्वेश्चन दिया और क्लास में नहीं हुआ। पर अब वो आपकी क्लास को सूट नहीं कर रहा था क्वेश्चन, अब इसका कोई क्या कर सकता है बताइए। एक तो आप भी तो जब पढ़ने बैठते हो तो आप सिलेक्ट कर लेते हो टॉपिक की, बस ये टॉपिक पढ़ना है, तो ऐसे थोड़ी होता है। डिफिकल्टी लेवल पे 2 पे मैंने इसलिए डाल दिया। In case certain subject matter limitations on auditor's ability to detect material misstatement are particularly significant, there's a related party. Last portion, inherent limitations of audit का जो डिस्कस किया था, राइट किया था और स्टार लगा दिया था,
इसलिए डिफिकल्टी नंबर लेवल को एक ही नंबर दिया है। उसमें आखिरी पार्ट लिखा, नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ठीक था, नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर भी ठीक था, टाइम एंड कॉस्ट भी ठीक था। इन तीन को छोड़ के जो चौथा था, अदर फैक्टर्स, स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ एबीसी लिमिटेड सीए राज identifies certain inconsistencies while applying the analytical procedure to financial statement. Non-financial data of ABC Limited with reference to 520 analytical procedure. How CA Raj shall investigate such difference? Analytical procedure का सबसे लास्ट पोर्शन और थर्ड सॉल्व क्वेश्चन है मॉड्यूल के अंदर कि जब एनालिटिकल प्रोसीजर को इन्वेस्टिगेट करने के लिए लगाया जाता है तो क्या प्रिकॉशंस रखनी पड़ती है। सब कुछ हमने मॉड्यूल से पूछा, बस वो नहीं पूछा जो आप चाहते थे। तो बस यही तो है ना, हम जो चाहते थे वो तो आप पूछते नहीं हो। आप ऐसे चाहते क्यों? आप सब पढ़ के जाओ, कौन सी चीज छुड़वाई जो आपको। Auditor shall perform audit procedure designed to obtain sufficient and appropriate audit evidence that all events occurring between the date of financial statement and date of auditor's report requires adjustment and disclosure. ये तो सेपरेटली मैंने कॉपी के अंदर लिखवाए थे कि बेटा मॉड्यूल में उतने अच्छे से नहीं दिए हुए, मैं तुमको और लिखवाता हूँ। मैंने 6 चीजें और लिखवाई थी। टॉपिक नंबर 9.2 ऑफ मॉड्यूल का, वेल डिस्कस्ड एंड नोटेड इन क्लास। इस बार ये तो है कि अनकन्वेंशनल एरिया से क्वेश्चन उठा के पूछिए। जो रेगुलर क्वेश्चंस होते हैं वो ना पूछ के इरेगुलर क्वेश्चंस पूछ लिए। पढ़े हुए थे, रिवाइज किए हुए थे, तो लिखने में क्या था। कुछ बच्चे बोल रहे हमको तो ना समझ ही नहीं आ रहा था कि लिखना क्या है। और लिखना क्या है, क्या लिखना है? पूरा क्वेश्चन बनाने के बाद वो आखिरी की 3 लाइन में ही तो बोलता है कि करना क्या है। तुम बड़े बड़े क्वेश्चन को देख के घबरा जाते हो, लिखना तो आखिरी में। व्हाट आर द ऑडिट प्रोसीजर इंक्लूडेड इन ऑडिट रिस्क असेसमेंट। रिस्क असेसमेंट करते समय आप क्या करोगे, सब्सिक्वेंट इवेंट का लिखा हुआ है। Rohit is appointed as auditor of Grace Limited, wanted to design suitable confirmation request letter for few debtors of Grace Limited. As a senior audit firm explained to him with reference to 505 external confirmation, all the conditions that should present to use negative external confirmation request को अगर मैं अकेली substantive procedure लगाना चाहूं तो मैं हर सर्कमस्टांसेस में वो नहीं कर सकता। कुछ ही सर्कमस्टांसेस हैं जिनके अंदर मैं नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट लगा करके काम खत्म कर दूं। मटेरियलिटी हो, मटेरियलिटी कम हो, रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट कम हो, ऐसे सारे फैक्टर्स नोटेड डाउन है और पेज नंबर 5.10 पर दिए हुए हैं। CAL is a process of finalizing his risk assessment procedure of Effluent Limited, which includes observation and inspection that may support the inquiries of management and others. Discuss few examples of audit procedure which includes observation and or inspection. बताइए, ऑब्जर्वेशन अच्छे से पढ़ा हुआ है, इंफॉर्मेशन अच्छे से पढ़ा हुआ है। मॉड्यूल के अंदर टॉपिक नंबर 2.1.1 एग्जाम्पल जो दिए हैं पेज नंबर 4.1.1 में क्लास में डिस्कस किए हुए सारे के सारे, एवरीथिंग वाज डिस्कस्ड इन क्लास एंड नोटेड डाउन इन कॉपी आल्सो। अब हम क्या करें अगर उसने आपसे वो नहीं पूछा जो आप चाहते थे। एडवांस अकाउंट्स में भी हुआ, उसने वो नहीं पूछा जो आप चाहते थे। उसने आपसे कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ही नहीं पूछी, उसने कंसोलिडेटेड P&L पूछ लिया। वही फोर्सफुल लिमिटेड एक कंपनी है, मोबाइल स्पेयर पार्ट्स में डील करती है। फाइनेंशियल ईयर 2021 में कंपनी ने अपना अकाउंट्स मैनुअल को कंप्यूटराइज सिस्टम पे कर दिया। चार्टर्ड अकाउंटेंट स्पेशलाइज्ड इन सिस्टम ऑडिट हैव बीन अपॉइंटेड एज सिस्टम ऑडिटर। एट द एंड ऑडिट कंक्लूड किया कि कुछ फाइंडिंग है एक्सेप्शन की, आईटी एनवायरनमेंट की और आईटी कंट्रोल की। बताइए क्या करेंगे। याद करिए वो क्लास जिसमें मैंने आपको चैप्टर 6 पढ़ाया था और चैप्टर 6 के अंदर एक फ्लो चार्ट दिया हुआ था आखिरी में, रिपोर्टिंग का फ्लो चार्ट कि वीकनेस इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के कंट्रोल में कोई वीकनेस होती है तो उनका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा।
बाकायदा 3 तरीके से बना हुआ चार्ट था, वो चार्ट एज इट इज उसने पूछ लिया। या फिर मैं कहूंगा डिफिकल्टी लेवल 3 इसलिए क्योंकि आप चाहते नहीं थे कि वो पूछे और उसने पूछ लिया। CAX while conducting audit of Jaipur Limited found considerable increase in sales compared to previous year। इससे इजी क्वेश्चन तो कोई हो ही नहीं सकता था। ओवर स्टेटमेंट कैसे किया जाता है, चैप्टर 9 के पेज नंबर 9.72 पे साफ लिखा हुआ है। और जब मैंने सेल ऑफ गुड्स के रेवेन्यू का ऑडिट करना बताया था तो मैंने कंप्लीटनेस चेक करवाई थी आपको, एक्यूरेसी चेक करवाई थी आपको। याद कीजिए चैप्टर 9 के अंदर सब कुछ किया हुआ था और पेज नंबर 9.72 पे दिया हुआ है, सब कुछ किया हुआ है। सब हमें समझ नहीं आया, इसलिए नहीं आया क्योंकि आपने रिवीजन नहीं किया। जितनी बार नजरों के सामने से मॉड्यूल गुजरेगा उतनी बार वो मॉड्यूल आपको याद रहेगा दोस्त। जितनी बार वो गुजरेगा उतनी बार आपको याद रहेगा। बार बार कहता हूं मैं, मॉड्यूल को पलटते रहो, पलटते रहो, पलटते रहो। रिवीजन कॉपी से करो, रेफर मॉड्यूल करते रहो। You have been appointed as an auditor of healthcare service provide briefly discuss points। वाह भाई वाह, हॉस्पिटल का ऑडिट लिखवाया था, हेल्थ केयर दे दिया। तो हेल्थ केयर और हॉस्पिटल में थोड़ा सा ही तो डिफरेंस था, इतनी सी अकल लगाते तो सब हो जाता। सब्जेक्टिव क्वेश्चन करके तो आए होंगे आप उसको। इनटेंजिबल एसेट डिमिनिश हो सकती है फ्लक्स ऑफ टाइम से। बताइए ऑडिट प्रोसीजर जो ऑडिटर को अप्लाई करना चाहिए ये इंश्योर करने के लिए कि इंटेंजिबल एसेट प्रॉपर्ली वैल्यू हुई है या नहीं हुई है। सर इसका एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन था, आपको इसे चैप्टर 9 के अंदर ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंटेंजिबल्स में जाना है, वहां दिया हुआ नहीं है लेकिन अपन तो लिख सकते हैं। क्या लिख सकते थे इसमें? सबसे पहले देखेंगे कि इंटेंजिबल को कॉस्ट पे ही लिया गया है, इंटेंजिबल कॉस्ट मॉडल पे ही चलता है, इंटेंजिबल के अंदर रीवैल्यूएशन नहीं होता, हालांकि इंटेंजिबल में इम्पेयरमेंट होता है। इंटेंजिबल अलग अलग तरीके से आती है, मैंने आपको बताया था। सेल्फ एक्वायर्ड भी हो सकती है, एक्सचेंज ऑफ असेट में भी आ सकती है, अमलगमेशन में भी आ सकती है। तो हमको देखना पड़ेगा, मतलब वही AS 26 की जो थ्योरी पढ़ाई थी वो यहाँ आकर सीधी लग गई। बट यस डिफिकल्टी लेवल पे मैं इसको 3 पे लेके जाऊंगा क्योंकि ये वही कुक करके देने का आंसर था। अगला क्वेश्चन जो डिफिकल्टी नंबर लेवल पर नंबर 1 है, जो इंटरनल ऑडिट की 25, 50, 100, 200 की लिमिट है, उसके अंदर आपको 50 और 180 करोड़ दी। अब आपको डिसाइड करना था कि इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट करना है कि नहीं करना है। इससे घटिया क्वेश्चन कोई हो नहीं सकता। 2 बार सेक्शन 138 पढ़ा दिया आपको। सेक्शन 138 फर्स्ट ग्रुप के कंपनी लॉ में भी पढ़ी, सेकंड ग्रुप में भी पढ़ी। 2 जगह पढ़ने के बाद भी अगर आदमी इसको गलत करके आएगा तो उसे पद्मश्री, पद्म भूषण, भारत रत्न सब दे देना चाहिए। क्या करें, इतना फेल होने के लिए जो आप मेहनत कर रहे हो, दिल भर आता है उसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 148 जब पढ़ाई थी तो 3-4 एग्जाम्शन भी बताई थी कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट हो, एक्सपोर्ट 75% और मोर हो, खुद के लिए इलेक्ट्रिसिटी बनाती हो, सेल्फ कंजम्पशन के लिए बनाती हो। एक चार्ट बनवाया था कॉपी में, यार कैसी बातें करते हो। सेक्शन 148 का डायरेक्ट क्वेश्चन। अगला चार्ट तुम्हारी कॉपी में बना हुआ था, ऑडिट कमेटी क्या होती है और उसके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या। वो चार्ट उठा के पूछ लिया, अब आदमी ये भी लिख के नहीं आएगा तो सर हमने सोचा नहीं था, हम तो अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, रिमूवल ऑफ ऑडिटर, लिमिट्स ऑफ द ऑडिटर्स, क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर सब पढ़ के गए थे। उसको मालूम था तुम ये सब पढ़ के आ रहे हो। तो ये भी मालूम था कि मैंने एक पेज में 177 दिए और 177 के 4 ऑब्जेक्टिव दिए हैं, वो इनको याद आते हैं कि नहीं आते लिखे। फोर अदर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिट कमेटी। ऑडिट कमेटी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आपको मालूम है, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। दूसरी सुपरवाइजिंग द इंडिपेंडेंस ऑफ द ऑडिटर। तीसरी अप्रूवल ऑफ द क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट। चौथी रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स को अप्रूव करना। बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं ऑडिट कमेटी, 4 ही तो लिखनी थी। लिस्ट आउट एनी 3 circumstances including the management employee commit the fraud। लो जी,
डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया चैप्टर नंबर 5 से, मटेरियल का सिंपल चार्ट में भी बनवा के रखा था, पेज नंबर 5.6 पे जाके देख लेना, सीधा क्वेश्चन था। ड्राफ्टिंग ऑफ ऑडिट रिपोर्ट पर एक डिफिकल्ट क्वेश्चन आया था 5B। ड्राफ्टिंग उनको पूछनी नहीं चाहिए थी। इस क्वेश्चन को लिखने में तो बहुत सारे बच्चों को दिक्कत आई होगी। मैं मानता हूं कि ये क्वेश्चन डिफिकल्ट है, सीए फाइनल लेवल का क्वेश्चन है, क्योंकि इसके अंदर ड्राफ्टिंग बनाई गई है। वो कह रहे हैं कि एक नॉर्मल ओपिनियन पैराग्राफ जब कन्वर्ट होगा डिस्क्लेमर में, तो उसमें कौन कौन से शब्द आएंगे। याद हो तो जब मैंने ऑडिट रिपोर्ट पढ़ाया था तो आपको कहा था कि जब हम क्वालिफाइड ऑडिट रिपोर्ट देते हैं तो उसमें एक्सेप्ट टू या सब्जेक्ट टू वर्ड आते हैं, और जब हम डिस्क्लेमर देते हैं तो वहां हम लिखते हैं कि वी हैव नॉट ऑब्टेन सफिशिएंट एंड वी आर अनेबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस रिगार्डिंग दिस, hence we are unable to form and express an opinion on this। बस ये 3 लाइनें लिखनी थी वहां पर, अमेंडमेंट ऑफ द डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी में भी, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी में भी डिस्क्रिप्शन था भाई, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ओपिनियन देने की थी, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लेने की थी, लेकिन लिमिटेशंस ऑन स्कोप लग गए कि हमारे हमारे ऊपर, तो वो एक चेंज था। आई डू एग्री दिस क्वेश्चन वाज नॉट ऑफ इंटरमीडिएट, दिस इज ऑफ फाइनल, बट इट्स ओके। डिस्कस्ड है पैराग्राफ 11 पेज नंबर 11.5 पे। इसको मैं 5 में से 5 डिफिकल्टी लेवल पर रखता हूँ, नो डाउट अबाउट इट। नेक्स्ट लो भैया, ये क्वेश्चन तो 12.27 पेज पे दिया ही हुआ था बैंक ऑडिट में। मैंने जब आपको पढ़ाया था तो बताया था कि आउट ऑफ ऑर्डर कब हो जाता है, जब कंटिन्यूअसली सैंक्शन लिमिट से ज्यादा हो, जब कंटिन्यूअसली ड्राइंग पावर से ज्यादा हो, या क्रेडिट इतनी भी नहीं हो कि वो इंटरेस्ट को सर्व कर सके। अब इंटरेस्ट चार्ज ड्यू अकाउंट 3.5 है और क्रेडिट इनटू अकाउंट 2.5 है, तो ये तो एनपीए ही हो गया ना दादा। तो लिखो यार तुम्हारी कॉपी में एनपीए, वो भी सीसीओडी अकाउंट, जाके देख लो तुम्हारी कॉपी में लिखो, मॉड्यूल के पेज नंबर 12.27 पे दिया हो। इसके बाद लड्डू क्वेश्चन तो कुछ हो ही नहीं सकता, गवर्नमेंट ऑडिट क्या, उसके ऑब्जेक्टिव क्या, तुम्हारा चार्ट बना हुआ है। उसके बाद और लड्डू क्वेश्चन आ गया, यू हैव बीन अपॉइंटेड एज ऑडिटर ऑफ बीजेएम स्कूल, स्कूल का तो ऑडिट क्लास में लिखवाया था, डिफिकल्टी लेवल देख लो 0 0। एलएलपी को कौन से फॉर्म भरना होते हैं, 8वां और 11वां फॉर्म भरना होता है, 13.36 पे दिया था। सॉल्वेंसी का भरना होता है, एक एनुअल रिटर्न भरना होता है, वही 60 दिन, ये वो सब दिया हुआ तो था यार, कैसे करते, डायरेक्ट क्वेश्चन, रिवाइज ही नहीं किया तो कोई क्या करेगा यार, अब इसमें इसमें तो कुछ नहीं कर सकता। डिस्कस द एडवांटेजेस ऑफ एंगेजमेंट टीम डिस्कशन, सिंपल था। चैप्टर 12 के अंदर मैंने ये भी बताया, जब बैंक ऑडिट पढ़ाता हूँ तो मैं छुड़वा देता हूँ, बेटा अभी ये छोड़ दो, अभी अपन चैप्टर 2 चैप्टर 3 कर लेते हैं, फिर आ जाएगा। चैप्टर 2 चैप्टर 3 करने के बाद एक बच्चे ने याद दिलाया 100 ये रह गए थे, तो मैंने कहा चलो ये भी पढ़ लेते हैं। फिर जब पढ़ने गए तो पता चला कि सर वही की वही तो बात कर रहे हैं, तो वही की वही बात तो रखनी है। प्लानिंग डिस्कशन के वहां एडवांटेज क्या थे, जो प्लानिंग डिस्कशन के एडवांटेज यहाँ आ जाएंगे। जब इन सब का एवरेज मैंने निकाला तो डिफिकल्टी लेवल 1.79 आया, तो ये तो कोई डिफिकल्टी लेवल नहीं हुआ। अब आप बताइए, जब पूरा पेपर मॉड्यूल में से हो, पूरा पेपर क्लास में डिस्कस्ड टॉपिक में से हो, बस हम इसलिए सही न कर पाए कि हम रिवीजन नहीं कर पा रहे, तो ये तो गलत बात है ना, आपको रिवीजन तो करना पड़ेगा। जिन बच्चों ने रिवीजन किया है, जिन बच्चों ने टेस्ट दिया है, उनके रिजल्ट बहुत अच्छे आएंगे। जो बच्चे कंटिन्यूअस प्रैक्टिस नहीं करते उनके नहीं आएंगे। रंग बिरंगे 4 किताबें पढ़ने की बजाय इंस्टीट्यूट का एक रंगी मॉड्यूल 4 बार पढ़ लोगे, पास हो जाओगे। मैंने तुमको कम से कम 25 बार ये कहावत बोली है कि रंग बिरंगी 4 अलग अलग किताबें 4 अलग अलग फ्लो चार्ट से पढ़ने की बजाय इंस्टीट्यूट के एक रंग का मॉड्यूल 4 बार पढ़ लो बेटा, पास हो जाओगे। पर तुम्हें तो समझ ही नहीं आता।
पूरा इंडिया चिल्ला रहा है ऑडिट का पेपर डिफिकल्ट है, ऑडिट का पेपर डिफिकल्ट है। इसलिए क्योंकि तुम्हारे मन मुताबिक नहीं पूछा उसने, गवर्नमेंट ऑफ ऑडिटर नहीं पूछा, रिमूवल ऑफ ऑडिटर नहीं पूछा, क्वालिफिकेशन नहीं पूछी, डिस्क्वालिफिकेशन नहीं पूछी, हाँ नहीं पूछी, इनहेरेंट रिस्क नहीं पूछी, कंट्रोल रिस्क नहीं पूछी, डिटेक्शन रिस्क नहीं पूछी, नहीं पूछी। ओपनिंग बैलेंस वाला मैं करके गया, नहीं पूछा मेरे से। इन्वेंट्री वाला करके गए, स्टैंडर्ड नहीं पूछा। गोइंग कंसर्न पढ़ के गए, नहीं पूछा। की ऑडिट मैटर पढ़ के गए, इन फेसिस ऑफ मैटर पैरा पढ़ के गए, इम्फेसिस जो जो पढ़ के गए, तो कुछ भी पूछा तो वही है जो कोर्स में एक क्वेश्चन डिफिकल्ट है, आई डू एग्री, लेकिन बाकी तो आपके सामने है, आपकी कॉपी आपके सामने है, आप आपके सामने हो, आपका मॉड्यूल आपके सामने है। इसके बाद भी कोई बोले कि साहब ऑडिट डिफिकल्ट है, तो भाई वो आपने खुद बनाया है। सो सिंपल। कृपा करके हाथ जोड़ के पुनः निवेदन करता हूं, जिनकी नवंबर 21 में एग्जाम है, फालतू के दिखावों पे ना जाएं, अपनी एकमात्र जो अकल है उसे एकमात्र मॉड्यूल पर लगाएं और मॉड्यूल को कंसेप्चुअली पढ़ें। इससे ज्यादा कोई मंत्र काम आने वाला नहीं है। ये था आपका ऑडिट का रिव्यू। मेरा ख्याल है आपको समझ में आ गया हो। थैंक यू वेरी मच।